हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये अपन जो जून वाला पेपर सॉल्व कर रहे थे 2023 का, उसका पार्ट बी है। ओके। सो ये BCSCT 135 का लास्ट पार्ट रहेगा, मतलब क्वेश्चन पेपर सब इसके बाद हम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके। तो अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मेरे को मेल आईडी पर मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हो। अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहते हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो। ओके। सो ये अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पार्ट ए अपन ने इसका सॉल्व कर लिया था। ये जून 2023 का एग्जामिनेशन है। तो पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया था। और अब हम चलते हैं पार्ट बी के साथ। तो अब इसमें से जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं और जिसका सोल्यूशन मैं बता चुकी हूँ, वो मैं फिर से नहीं बताऊंगी। अभी जो अपन सॉल्व करेंगे वो है नाइन्थ क्वेश्चन। क्योंकि एट्थ क्वेश्चन जो है हेल वोलार्ड जेलेंस्की, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, है ना। तो देखो, सेकेंड नाइन्थ क्वेश्चन का जो पार्ट ए है, उसमें क्या पूछा है। उसमें पूछा है कि अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है। जैसे मैंने ये आपको लिखा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब जब हम H को रिप्लेस करके अगर हम यहाँ पे एक हेलोजन लगा देते हैं, है ना, RCOCl लगा दिया हमने, फिर या हमने एस्टर बना दिया इससे, या हमने इससे एनहाइड्राइड बना दिया, तो ये सारे जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहे हैं वो कहलाते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। इसके डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। किसका? ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं एसिड डेरिवेटिव्स हैं, इनका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल है, जनरल फॉर्मूला आपको पता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पे, है ना। अब क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये ऑक्सीजन लोन पेयर्स अपने देगा। बट अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो जनरल था। अगर यहाँ पे कोई हेलोजन लगा है, हेलोजन लगा है तो इसकी रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमें इन सब के ऑर्डर्स, इन सब का ऑर्डर हमें बताना है कि क्या रिएक्टिविटी पे असर पड़ेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कि हेलोजन दोनों इफेक्ट शो करता है ना, लेता भी है और प्लस एम भी दे, मिसोमेरिक भी शो करता है। OR ग्रुप है, फिर यहाँ पर एनहाइड्राइड है। तो क्या असर पड़ेगा इनका, तो जो जनरल ऑर्डर होता है वो होता है RCOX सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन आपके एनहाइड्राइड मतलब ये, देन इसके बाद एस्टर्स मतलब ये, देन इसके बाद लास्ट में आपके आते हैं अमाइड्स। तो ऐसा क्यों होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी कम कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये अपन यहाँ पर देखते हैं। देखो, जो हमारा, मैंने आपको बोला कि ये यहाँ पर एक ग्रुप लगा है, ठीक है। इसके पास लोन पेयर्स हैं, इसने अपना अ, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लिए, इस पे जो चार्ज आया वो आ गया नेगेटिव। यहाँ है, कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस पे नेगेटिव आ गया तो इस पे पॉजिटिव आया है। अब क्या होगा कि ये अपने लोन पेयर्स देगा, देगा इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगी। जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगी, अब इस ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होता है कि ये जो डीलोकलाइजेशन का एक्सटेंट है ना, डीलोकलाइजेशन का जो एक्सटेंट है वो डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है। अगर ये ग्रुप जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब
कि डोनेट अच्छे से कर पा रहा है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट, टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, या बॉन्डेड पेयर। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि दे देगा। और जब ये देगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं इस ग्रुप से, ये पोलराइजेशन जो हो रहा है इस ग्रुप का, ये रिड्यूस कर देंगे। पोलराइजेशन मतलब जो चार्ज सेपरेशन हो रहा है इसको रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है इस कार्बन की वो डिक्रीज हो जाएगी। बट अगर ये ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर है, तो क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होगी कि ये वाले बॉन्डेड पेयर्स को भी अपनी तरफ ले ले, और अपनी तरफ लेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा कि रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और रेजोनेंस डिक्रीज होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होते हैं हमारे, वो हमारे कौन से होते हैं, ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में आया है। देखो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, किसमें, सोल्यूशन में। अगर हमने किसी दो आइसोमर्स को सोल्यूशन में, किसी एक आइसोमर को डिसॉल्व किया सोल्यूशन में, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, जब तक एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो जाता। ठीक है, तो ऐसा होता है जब हम किसी आइसोमर को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में म्यूटा रोटेशन जब हम स्टडी करते हैं, तो जब आप ओपन फॉर्म देखोगे तो ओपन फॉर्म इसका ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेट में पाया जाता है अमाउंट, तो उसका रोटेशन होता है 52.7 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अल्फा फॉर्म ज्यादा कह सकते हैं हम कि इसका रोटेशन ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलता है। तो अब म्यूटा रोटेशन, अभी मैंने आपको डेफिनेशन तो बताई इसकी, एक बार और अपन अच्छे से इसको देख लेते हैं कि म्यूटा रोटेशन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग अच्छे से करके जाना, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, अब जैसे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, ये मैंने पूरा आपको कार्बोहाइड्रेट सीरीज में बताया है। ठीक है, अगर ओ एच राइट साइड पे है सेकेंड कार्बन पे, तो वो अल्फा होता है, अगर लेफ्ट पे है तो वो बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बट इनका ऑप्टिकल रोटेशन अलग है। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112, बीटा डी का होता है 19 डिग्री। जब हम इनको क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो क्या होता है कि ऑप्टिकल रोटेशन जो सोल्यूशन का है वो चेंज हो जाता है। कब तक चेंज होता है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, और वो भी 52.7 डिग्रीज नहीं आ जाता। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज जो होता है रैपिडली चेंज होता है किस पे, ओपन चेन पे, है ना। और ये जैसे ही ओपन चेन आता है ये फिर से साइक्लाइजेशन पे चला जाता है, जिससे बीटा एनोमर बनता है। तो ये आपकी रिएक्शन है कि इंटर कन्वर्जन, ये जो इंटर कन्वर्जन है इसको म्यूटा रोटेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड 1846 में हुआ था, है ना, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब ये कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रही थी मैं। तो ये 3 मार्क्स का है, तो आप इसको लिख लेना। अब हम आते हैं कि डायजो कपलिंग क्या होती है, तो वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। तो ये 10th क्वेश्चन है। हम्म, तो हम कर रहे हैं डायजो कपलिंग। ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो जब डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन किसी और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ होती है ना,
तो वो हम कहते हैं डायजो कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायजोनियम क्लोराइड लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसकी रिएक्शन मैंने फिनॉक्साइड आयन के साथ कराई। ठीक है, तो क्या बना, मान लेते हैं हमारा फिनॉल ऑरेंज बना। तो ये हमारा क्या है, डायएजो कपलिंग रिएक्शन है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, या पैरा बोल सकते हो आप, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो इसकी भी रिएक्शन देनी है आपको। तो इसमें भी सिंपल है, सबसे पहले आपको सबसे पहले अगर आप NH2 लेते हो तो इसका आपको क्या करना है, डायजोटाइजेशन करना है NNO2HCl की प्रेजेंस में। तो आपका डायएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन आप फिनोलिक कंपाउंड के साथ कराओगे तो आपका जो अभी मैंने ऊपर रिएक्शन बताई थी सेम वैसी ही रिएक्शन होगी और यहाँ OH आ जाएगा, जिसको आप बोलोगे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे ऑर्थोमेटा, पैरा पोजीशन पे OH है। नाउ हाइड्रोलिसिस, इसके सिर्फ नेम्स लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलता है। ओके, डी ग्लूकोज डी गैलेक्टोज। अब इन्वर्ट शुगर क्या होती है, तो देखो इन्वर्ट शुगर इज नथिंग, जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना। तो इन्वर्ट शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होती है, जो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से आपको मिलती है। इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देती है, इस वजह से हम इसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ओके, नाउ 12th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन यूजिंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो ये रिएक्शन से पहले पहले बी पार्ट देख लेते हैं अपन, है ना। बी पार्ट जो आपका, तो मैं कह रही थी आपको कि एरिल डायजोनियम क्लोराइड इज स्टेबल वेयर एज एल्किल डायजोनियम क्लोराइड इज नॉट, है ना। ऐसा क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप अगर आगे MSc भी करते हो तो आपको ये मतलब ये आना चाहिए कंसेप्ट कि एरल डायजोनियम क्लोराइड्स क्यों है। तो सिंपल सा आंसर है इसका, रेजोनेंस के कारण। अब रेजोनेंस के कारण कैसे, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे सर्कल शो ना करके आपकी यहाँ बॉन्ड्स शो कर देती हूँ। तो ये यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही न्यूट्रलाइज होगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका बनेगा वो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, और जैसे ही ये बॉन्ड है अब ये यहाँ शिफ्ट होगी, फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब ये यहाँ आ गई है, इस पे पॉजिटिव है इस पे नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये वाली जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगी यहाँ, फिर से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। एट लास्ट आपको फिर से वापस से यही स्ट्रक्चर मिलेगा, बस बॉन्ड्स इसकी पोजीशन चेंज रहेगी। तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, इसलिए इसको हम अ, बोलते हैं कि एरिल डायजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल। नाउ आपको जो ग्लाइसिन की सिंथेसिस बतानी है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन की, तो वो आप यहाँ देखो। यस, ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, ये जो हमने अमीन्स में भी गैब्रियल थैलेमाइड पढ़ते हैं उसमें प्राइमरी अमीन्स बनते हैं, तो ये उसका मॉडिफिकेशन है। कैसा मॉडिफिकेशन है, तो आप देखो यहाँ पर क्या होता है इस रिएक्शन में। जैसे आपने यहाँ पे लिया थैलीमाइड, थैलीमाइड है ना, ये इमाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसके साथ रिएक्शन कराई किसकी, डाइइथिल 2 ब्रोमो, डाइइथिल 2 ब्रोमो
प्रोपेन डाइओएट। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई, आपको एन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिला। इसका एडवांटेज क्या है कि ये जो आपको प्रोडक्ट मिला, इससे आप एन नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स सिंथेसाइज कर सकते हो। अब अगर आप थैलेमाइड का यूज ना करके डायरेक्ट डाइथाइल टू एन इथेनोइल अमीनो प्रोपेन डायोएट के साथ रिएक्शन कराते हो, किसकी प्रेजेंस में? कोई आरएक्स होगा, एल्किल हैलाइड, कोई सोडियम इथॉक्साइड होगा। ठीक है, सोडियम का इथॉक्साइड। अब अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ? इस सबस्ट्रेट के साथ, तो आपको सबसे पहले एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसमें पूरा कंपाउंड तो सेम है, यहाँ पर आर ग्रुप आ जाता है और एच एक्स यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, एच एक्स। फिर जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा कि COO H CR NH2 और CO, ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, मतलब यहाँ पर आएगा H आपका। तो आपके यहाँ पे दो एसिड्स बन गए, दो एसिड वाले ग्रुप आ गए। ठीक है, दो एसिड वाले ग्रुप आ गए। अब यहाँ NH2 चाहिए, तो NH है, एक और H यहाँ पे ऐड होगा, CH3COOH यहाँ पे निकलेगा। ये आइसोलेट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। किसी भी एक ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे तो आपको मिलेगा ग्लाइसीन, जो कि एक अमीनो एसिड है। क्या है उसका फॉर्मूला? H NH2H। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्लाइसीन अमीनो एसिड की अगर सिंथेसिस करनी है तो वो भी इसी तरीके से सिंथेसाइज होगा। और आपको याद क्या रखना है कि अगर हमें प्राइमरी अमीन सिंथेसाइज करना है तो हम नॉर्मल जो कि थैलेमाइड रिएक्शन होती है, थैलेमाइड का यूज करके, पोटेशियम थैलेमाइड का यूज करके प्राइमरी अमीन बनाएंगे। बट अगर आपको अमीनो एसिड बनाना है तो आपको थैलीमाइड यूज करना है और कोई ना कोई डेरिवेटिव यूज करना है। ठीक है, अब एनोमर्स क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एनोमर्स, आपको ग्लूकोज के एनोमर्स बताने हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। और जो 14th क्वेश्चन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रफ डिग्रेडेशन है ना। और किलियानी फिशर सिंथेसिस भी मैंने आपको बोली है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो आती है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एनोमर्स क्या होते हैं। सो एनोमर्स आर द आइसोमर्स विच डिफर्स एट C1 और द C2 कार्बन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, if OH is on the right it is called alpha, if it is on left it is called beta. Now अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, अब ये जो कार्बन है ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, ये एनोमेरिक कार्बन है, इस कार्बन पे OH राइट पे है, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज, बाकी पूरा सेम रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एनोमर्स ड्रॉ करने हैं। जस्ट अ मिनट, हाँ, एनोमर्स ड्रॉ करने हैं आपको ग्लूकोज के। तो जैसे ये होता है आपका ग्लूकोज, है ना, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। जनरल क्या होता है ना, ये फर्स्ट है, सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट पे होता है, बाकी सब पे राइट पे होता है। अब जो OH राइट पे होता है, मैंने आपको क्या बताया था, उसको हम नीचे ड्रॉ करते हैं, डाउन, ये फिशर प्रोजेक्शन में जो। और अगर OH लेफ्ट पे है तो हम उसको अप ड्रॉ करते हैं, ये याद रखना है। अब देखो फर्स्ट कार्बन ये जो है, ये तो रिएक्शन कर लिया इसने फिफ्थ कार्बन के साथ, है ना, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ।
अब अगर फर्स्ट कार्बन पे OH राइट पे है तो फर्स्ट कार्बन पे राइट पे है तो OH नीचे ड्रॉ होगा। सेकेंड सेकेंड कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन सॉरी। फिर सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन पे OH आप देखो लेफ्ट पे है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ से काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड पे लेफ्ट पे है तो ये OH जो होगा आपका ऊपर ड्रॉ होगा। सेकेंड पे भी नीचे है तो ये यहाँ ड्रॉ होगा। फोर्थ पे सब पे फिर आपका क्या होगा, नीचे ड्रॉ होगा और यहाँ आ जाएगा CH2OH। तो ये हमारा क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे OH राइट पे था तो ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। तो ये हो गया अल्फा आइसोमर, है ना। और ये एनोमेरिक कार्बन हो गया। अब इसका जस्ट दूसरा ड्रॉ कर लो और OH को यहाँ से हटा दो, मैं इसमें ड्रॉ करके बताती हूँ। यहाँ कर दोगे तो ये OH यहाँ आ जाएगा और H यहाँ रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अब इट इज कॉल्ड बीटा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ एंड एक्सप्लेन कि एनोमर्स क्या होते हैं। एक रिएक्शन और थी जो 11th क्वेश्चन में आपको बताना भूल गई। हाउ विल यू यूज नाइट्रोसेशन रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। तो मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रोसोनियम आयन अमीन्स के साथ रिएक्शन करता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। उन प्रोडक्ट्स के बेस पे हम बता सकते हैं कि प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन क्या है। तो ये देखो, ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। तो जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होती है ना, किसकी, H3O, है ना, H+ आयन की, तो आपका नाइट्रोसोनियम आयन बनता है जो NO पॉजिटिव है। अब अगर ये प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करता है, प्राइमरी अमीन क्या है, RNH2। RNH2 के साथ जब नाइट्रोसोनियम आयन की रिएक्शन होगी, या तो आप डायरेक्ट इसको NO+ लिख लो, तो आपको देख लो इतने सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप जनरल लिख देना, कार्बोकैटाइन मिलेगा, यहाँ से NH2 निकाल देना, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। मैंने पिछली बार बताया था कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, इससे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, अगर H+ हटा देते हो तो एल्कीन, अगर वाटर ऐड करते हो तो एल्कोहल, वाटर ऐड करते हो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी एल्कोहल, H+ हटाते हो ये वाली अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये सिमेट्रिकल एल्कीन, फिर Cl हटाते हो तो सेकेंड क्लोरो डेरिवेटिव। ठीक है। तो ये आपका किसके साथ है, प्राइमरी अमीन्स के साथ नाइट्रोसेशन होता है। तो अब अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ नाइट्रोसेशन होगा तो क्या मिलेगा, डायजोनियम क्लोराइड मिलेगा। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, यही तो हम करते हैं ना। एनिलीन क्या है, प्राइमरी अमीन, इसके साथ हमने HNO2 के साथ रिएक्शन कराई, NaNO2 डाला, HCl डाला, क्या बनेगा, डायजोनियम क्लोराइड ही तो बनेगा। ये रिएक्शन यहाँ है। अब सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन होती है तो नाइट्रोसो नाइट्रोसामीन्स बनते हैं, नाइट्रोसामीन्स। ठीक है। तो नाइट्रोसामीन क्या होते हैं, देखो यहाँ पर एक्चुअली ये येलो कलर के ऑयली लिक्विड्स होते हैं नाइट्रोसामीन्स, बेसिकली इनका येलो ही कलर होता है। तो जब जैसे सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन क्या होता है, RNH। ठीक है, इसकी रिएक्शन N2HCl वाटर के साथ हुई, आपको बीच में एक इंटरमीडिएट मिला। अगर आपको ये नहीं लिखना है आप डायरेक्ट ये रिएक्शन लिख सकते हो। N से 2 CH3 जुड़े हैं, यहाँ पर भी CH3 है, H हट के NO ऐड हो गया जो कि नाइट्रोसोनियम आयन था। अब अगर एरोमेटिक लेते हो तो N से CH3 जुड़ा है, यहाँ पे एक H हट के NO जुड़ गया। ठीक है। तो ये आपके क्या बने, नाइट्रोसामीन्स। क्यों नाइट्रोसामीन, क्योंकि नाइट्रोसो ग्रुप ऐड हो रहा है ना, तो नाइट्रोसामीन्स हमारे बनते हैं। अब अगर टर्शरी अमीन के साथ रिएक्शन होगी तो टर्शरी अमीन के साथ जब रिएक्शन होती है नाइट्रोजन इवॉल्व होती है, तो ये रिएक्शन आप देख सकते हो। अब टर्शरी अमीन क्या होता है, टर्शरी अमीन इज R3N। तो यहाँ पर आप देख लो, N के साथ एक ग्रुप ये है, दो ग्रुप ये है, तो क्या हुआ है, दोनों ग्रुप ये हैं, यहाँ पर ऐड हो गया नाइट्रोसोनियम ग्रुप आके। तो इसका नाम क्या हो गया, NN डाई इथिल पैरा नाइट्रोसो बेंजामीन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट BCSC 3135 के क्वेश्चन पेपर्स। एंड इसके बाद अब 137 131 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं। सो आई विल अपलोड देम, डोंट वरी, कीप लविंग एंड कीप sharing among your friends and subscribe to my channel. Thank you.